हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि वन शॉट आपको सभी सब्जेक्ट का जरूर लाएंगे, तो आज देखिए हम इसको अच्छे से अपने हाथों से लिखे हैं और ये पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। बढ़िया से आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसका पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिलेगा, अच्छे से मैंने अपने हाथों से लिखा है, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण का वन शॉट, ज़्यादा नहीं 20 से 25 मिनट के अंदर हम इसको खत्म करेंगे। आप इसको फास्ट से देख लीजिएगा, पीडीएफ में आप उसका दे दूंगा, लेकिन क्लास को पूरा देखना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें है जो कि आपके एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना, और लाइक शेयर कमेंट जो भी है कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से चैप्टर का नाम आपका क्या है, अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए ये मैंने लिखा है, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले स्टार्ट होता है रासायनिक अभिक्रिया आखिर क्या होता है। देखिए जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ, है ना, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के क्रिया करके भिन्न भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे साथियों कि अगर दो चीज़ें आपस में रिएक्शन करें, रिएक्शन का मतलब होता है आपस में जुड़ना, केमिकली रूप से जुड़ना, तो जुड़ के कुछ ना कुछ नया बना रही है ना, तो हम कहेंगे कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे कि दूध में अगर थोड़ा सा दही मिला देंगे तो वो दही बन जाएगा, तो कुछ ना कुछ नया हुआ, दूध और दही के बीच कुछ ना कुछ हुआ, वहाँ पर रिएक्शन हुआ, है ना। तो ये इनको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लिखा जा रहा है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें अभिकारक क्या होता है। देखिए आपको मैं बता दूं कि अगर रासायनिक अभिक्रिया होगा ना तो दो चीज़ें आपको मिलेगा। एक मिलेगा आपको अभिकारक। देखिए कुछ चीज़ें कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा। एक होता है अभिकारक और एक होता है आपका उत्पाद होता है, ठीक है ना। एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद। देखिए जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा, एक तो उसमें अभिकारक रहेगा और एक उत्पाद रहता है। मतलब अभिकारक आपस में जुड़ते हैं, फिर बनाते हैं उत्पाद बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलिए कि आपका जो है कि सी माने कार्बन हो गया और उसके साथ ऑक्सीजन मिला, क्या बना, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, तो ना देखिए आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। जैसे यहाँ देखिए ए कोई पदार्थ है, ठीक है ना, इसके पास बी मिल गया, तो ए और बी जो हुआ ना ये दोनों अभिकारक हुआ। ये क्या हुआ, अभिकारक हुआ। जब ये दोनों आपस में मिले तो बना क्या, हमारा सी बना। तो ए भी हो गया अभिकारक, सी बना उत्पाद। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ होता है, एक हो गया अभिकारक, एक हो गया उत्पाद। ये ए भी हो गया अभिकारक और सी बना उत्पाद बना, ठीक है ना। देख सकते हैं हम यहाँ लिख भी दिए हैं कि ए बी जो आपका है, तो देख सकते हैं हम यहाँ लिख भी दिए हैं, ए आपका हो गया अभिकारक, बी भी हो गया अभिकारक और सी हो गया, ये आपका हो गया उत्पाद। ये क्या हो गया, आपका उत्पाद हो गया। तो कहने का मतलब हो गया जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आगे पॉइंट हम आगे कह रहा है प्रतिफल। क्या कह रहा है, प्रतिफल। देखिए प्रतिफल क्या होता है, प्रतिफल का दूसरा नाम है उत्पाद, इसको इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो नया पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। जैसे ए और बी अभिकारक हो गया, ये दोनों मिला तो क्या बना, सी बना, तो सी हमारा क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। ऐसा नोट्स आपको कोई नहीं देगा, ठीक है ना, एकदम फ्री में आपको दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है कि अब थोड़ा सा में ना रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या पढ़ते हैं, प्रकार पढ़ते हैं। पहला आपका है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, इसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। देखो नाम में है ऊष्मा माने गर्मी, क्षेपी माने निकलना, तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकले उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं, सीधी सी बात है। तो लिख दें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा निकलती है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी कहेंगे। बात क्लियर है। जैसे जब हम कली चूना समझते हैं ना, वही CaO, क्या CaO, जब CaO पर हम पानी डालते हैं ना, जब CaO आपने देखा हो दिवाली के समय में जब चूना से पोतते हैं अपना मिट्टी का घर जो भी है आपके पास, तो इनके क्या होता है, इनके पास ना गर्मी निकलता है। मतलब चूना पानी तो मिल ही जाता है और साथ में गर्मी निकलता है। तो गर्मी निकला मैंने ऊष्मा निकला, रासायनिक अभिक्रिया करा है ना, चूना के साथ पानी मिला, रासायनिक अभिक्रिया हुआ और साथ साथ गर्मी निकला, तो इस अभिक्रिया कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर हम लिखें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे फटाक से। अब कह रहा है ऊष्माशोषी, जस्ट इसका उल्टा है। ऊष्माशोषी क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा देना पड़ता है। ऊष्मा क्या हमें देना पड़ता है, ऊष्मा देना पड़ता है, यानी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है ना। जब तक ऊष्मा नहीं देंगे तो अभिक्रिया ही नहीं होगा, तो ऊष्मा हमें देना पड़ रहा है, तो देना पड़ रहा है तो वो हो गया ऊष्माशोषी। मतलब वैसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ वही इसमें देखिए पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। फिर कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, क्या कह रहा है, संतुलित
संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए संतुलित का मतलब क्या होगा, बैलेंस हो गया। जो रासायनिक समीकरण होता है ना उसमें दो चीज़ अभी तुरंत बोले, एक हो गया आपका अभिकारक, एक हो गया उत्पाद। तो अभिकारक में जो भी परमाणु है ना और उत्पाद में जो भी परमाणु है दोनों का संख्या बराबर होना चाहिए। तो लिख दिए यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या लिख दिए हम लिख दिए हैं आपके यहाँ देखिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या लिख दिए हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण में समीकरण के दोनों तरफ का मतलब क्या है, एक तरफ अभिकारक एक तरफ उत्पाद, दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर करना होता है। जैसे यहाँ देखिए H2 मिला है, O2 मिला है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना, सबको पता है सर पानी बनता है। तो देखिए 2 दूनी 4 इधर हाइड्रोजन है, इधर देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बराबर है ना। अब ऑक्सीजनों को देख लेते हैं, ऑक्सीजन 2 है, इधर देखिए 2 गुना O 2 ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बराबर है। तो इस प्रकार के रिएक्शन कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। बात क्लियर है। नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका है अच्छा, अब थोड़ा सा आप संतुलित रासायनिक समीकरण कर लीजिए। क्या कर लीजिए, संतुलित रासायनिक समीकरण कर लीजिए। देखिए निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। Mg + HCl है, इसमें जो आपका है पूरा जो है ये आपका क्वेश्चन दिया, कितना 5 क्वेश्चन लिए हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसलिए हम इसको ले लिए हैं, है ना। तो इसको देखिए आंसर यहाँ पर संतुलित किया हुआ है, तो ये तो कर संतुलित किया हुआ है, इससे कोई मतलब है नहीं, आप इनको कर लीजिएगा प्रैक्टिस अपने से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पदार्थों की भौतिक अवस्था। पदार्थ की भौतिक अवस्था में बात करते हैं। देखिए अगर पदार्थ ठोस है तो उसके लिए एस यूज करते हैं, मतलब जो रिएक्शन होता है ना उसमें तत्व या यौगिक को कैसे दर्शाया जाता है। कोई ठोस है तो उसको कैसे दर्शाया जाएगा, कोई आपका जलीय विलयन है तो उसको कैसे दर्शाया जाएगा, है ना। कोई आपका गैस है तो कैसे दर्शाएंगे, है ना। तो इस तरह से ठोस है तो ऐसे लिखेंगे, एस माने सॉलिड, जैसे कि CaCO3 पता है क्या होता है, ये आपका होता है चूना पत्थर, जो संगमरमर चूने हैं ना वो आपका ठोस होता है, इसके बगल में एस लिख दिए, मतलब हम दर्शा रहे हैं कि हम अभिक्रिया में ठोस पदार्थ लिए हैं। CaCO3 कैसा लिया है, ठोस लिया। अगर पदार्थ द्रव है तो उसके लिए L माने लिक्विड, जैसे कि H2O पानी तो L लिक्विड। अगर पदार्थ गैस है तो उसके लिए गैस यानी G, है ना, जैसे H2 गैस है, N2 गैस है तो इसके लिए गैस, ठीक है ना। तो ये समझ गया। अगर पदार्थ जलीय विलयन है तो उसके लिए AQ यूज करते हैं। AQ का मतलब क्या हुआ, एक्वास सॉल्यूशन, हिंदी में बोलते हैं जलीय विलयन। तो इतना बात आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है अगर अभिक्रिया के समय गैस निकल रही है तो उसके लिए ऐसे दर्शाते हैं, ये तीर का निशान ऊपर, मतलब गैस निकल रहा है अभिक्रिया में। अभिक्रिया के समय जो है गैस भी निकलता है, गैस बनता भी है ना, अपक्षेप भी बनता है। अब बात करते हैं जर्डन H2O। देखिए आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं कैसे गैस निकलता है। जर्डन माने जिंक, इसके साथ हम ले लिए हैं H2SO4। जो H2SO4 होता है ना ये आपका अम्ल होता है। तो जैसे इनको इससे अभिक्रिया कराते हैं तो जर्डन जुड़ जाता है SO4 से, क्योंकि जर्डन है प्लस और SO4 है माइनस, तो प्लस वाला खोजेगा माइनस वाले को, तो ये इससे जुड़ देता है और हाइड्रोजन को बेचारा अकेला छोड़ता है, तो हाइड्रोजन गैस के रूप में इसे निकल जाता है, ठीक है ना। चलिए तो भी समझ गए आप। नेक्स्ट बातें हम कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका है अगर अभिक्रिया के समय पदार्थ अवक्षेप बनता हो। अवक्षेप का मतलब समझते हैं, अवक्षेप का मतलब होता है ठोस पदार्थ। क्या होता है, ठोस। अवक्षेप का मतलब ठोस, गदरी जम जाना। जैसे कि मान लीजिए आपको समझाने के लिए बताते हैं कि अगर पानी में बालू मिला दीजिएगा तो बालू सब नीचे गदरी बैठ जाता है, या मिट्टी मिला गदरी बैठ जाएगा, उसको अवक्षेप कहते हैं। तो वहाँ वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा, आपको समझाने के लिए बोले अवक्षेप का मतलब क्या होता है। अवक्षेप का मतलब ठोस होता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ अभिक्रिया समझ लीजिए एक एग्जाम्पल से, यहाँ देखिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और HCl, जब इन दोनों का अभिक्रिया कराते हैं ना तो Ag अभिक्रिया कर लेता है Cl से, तो बन गया AgCl। दोनों का वैलेंसी भी 1 है, तो AgCl जो है ना ये नीचे जम जाते हैं, कि तीर के निशान नीचे, कोई चीज़ निकल रहा है तो तीर का निशान ऊपर, बन रहा है तो तीर का निशान नीचे, ठीक है ना। तो देखिए बन रहा है ना, ये गदरी बैठ जाता है, और HNO3 ये आपका नाइट्रिक एसिड है, ठीक है ना। नेक्स्ट बातें हम कर लेते हैं। अब बात करते हैं अभिक्रिया के प्रकार के। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, संश्लेषण। देखिए संश्लेषण का मतलब होता है बनाना, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, एक ही बात है, मिलता जुलता वर्ड है ना। कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। ये क्लास को पूरा देखिएगा आप, ठीक है ना। ये सब आप गलत बात है, आप क्लास को बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, क्लास को पूरा देखना है। तो संयोजन का मतलब क्या हुआ कि 2 पदार्थ जुड़ेंगे, कितना पदार्थ, 2 पदार्थ जुड़ेंगे और एक नया पदार्थ बनाएंगे। 2 जुड़ सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी जुड़ सकते हैं, लिख दिए हैं। जैसे कि यहाँ देखिए C जुड़ा है O2, तो ये दोनों जुड़ा बना क्या गो, एक गुण बना है, तो ये आपका हो गया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। पूछ लेगा कि C + O2 किसका उदाहरण है, CO2। नेक्स्ट देखिए आप Mg है O है, तो ई जुड़ के एक गुण बना है, तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है।
Fe+S FeS बना है, ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग, तो CO+O2 CO2 ये भी आपका क्या है, आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। सारा याद रखिएगा। इधर जो नहीं ना, अगर दाएं साइड ए को बना है, देखिए दाएं साइड ए को बना है और इधर J को रहे, कोई मतलब नहीं, इधर ए को बनना चाहिए, तो संयोजन अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट है, और भी देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल हमने लिया है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, जो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड माना ये चूना हो गया, ये क्या हो गया, चूना, और जल के साथ अभी तुरंत बताया था ना CaOH2, इसके साथ बहुत सारा उष्मा भी निकलता है, इसके साथ क्या निकलता है, बहुत सारा उष्मा भी निकलता है, ठीक है ना, तुरंत बोले थे CaOH2 माने कि इसको बोलते हैं भाखड़ा चूना, क्या बोलते हैं, भाखड़ा चूना बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इधर देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल लिए हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड जल के साथ तो सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या गुण बना है देख लीजिए। अब नेक्स्ट अभिक्रिया आपका है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। देखिए वियोजन माने क्या होता है, टूटना, वियोजन माने क्या होता है, टूटना होता है। अपघटन का मतलब भी क्या होता है, टूटना। देखिए वियोजन जो है ना संयोजन का उल्टा है, लिख लीजिए, इस पॉइंट को लिख लीजिए, वियोजन संयोजन का उल्टा है। क्यों उल्टा बोल रहे हैं कि सर संयोजन में क्या होता है, 2 मिलता है या 2 से अधिक मिलता है तो 1 बनता है, लेकिन वियोजन में क्या है कि अकेले जो है एक एक चीज़ टूट कर 2-3 को बन जाता है, तो उल्टे ना हो रहा है जी। देख लीजिए यहाँ पर आप, तो आप पढ़ लीजिएगा इसको, अभी इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम आपको एग्जांपल समझाते हैं, क्योंकि 1 शॉट है तो थोड़ा फास्ट खींचेंगे ताकि आपका भी रिवीजन हो जाएगा। कह रहा कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन यानी CaCO3 है, इसको जब गर्म करते हैं ना, देखिए CaO हो गया, CO2 हो गया। अगर आप रिलेट करें संयोजन अभिक्रिया से, तो संयोजन में क्या होता था, अगर इन दोनों को लेंगे तो ये बन जाएगा। संयोजन में 2 लेते थे या 2 से ज़्यादा लेते थे तो 1 बनता था, लेकिन वियोजन में क्या है, 1 के को लेना है, उसको गर्म करेंगे तो 2 आपका ये बन जाएगा, 2 बनेगा, 2 से ज़्यादा भी बन सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, वहाँ पर ये लिए हैं, ये परखनली है, इसमें CO3 लिए हैं, तो आपका ये बना है चूने का जल, ठीक है ना। अच्छा, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्मीय अपघटन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सर, क्योंकि इस अभिक्रिया को होने के लिए हमें ऊष्मा देना ही पड़ेगा, बिना ऊष्मा का ये अभिक्रिया नहीं होगा। देखिए यहाँ पर दिए है ना, यहाँ देखिए ऊष्मा दिए, यहाँ क्या किए हैं, ऊष्मा दिए, बिना ऊष्मा की ये अभिक्रिया नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको उसका अणु तोड़ना है, अणु का जो बॉन्ड तोड़ना है, तो हमें ऊष्मा देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, फिर वही है पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन किए हैं, तो ये भी आपका देख सकते हैं ना, सब इसी का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट अभिक्रिया बात करते हैं वैद्युत अपघटन। देखिए ये भी अपघटन का प्रकार ही है। वैद्युत माने करंट, यानी करंट देकर अपघटन कराएंगे। किसी भी यौगिक की द्रवित अवस्था या विलयन की अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित कर अपघटित हो जाता है, उसे वैद्युत अपघटन कहता है। ऐसे समझ नहीं आया होगा, आपको यहाँ समझ आएगा। एग्जाम्पल समझते हैं, ये सब आप इसको लिख लीजिएगा। सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करते हैं। जैसे NaCl है ना, NaCl को जल में डाल दिए और इसमें करंट दिए, क्या दिए, करंट दिए, मतलब ये मान लीजिए बीकर ले लिए, इसमें NaCl माने नमक, और इसको पानी में घोल दिए। जब इसको करंट देते हैं ना, तो ये Na में टूट जाता है और Cl में टूट जाता है। देखिए ये अकेला था और टूट गया 2 में, तो इधर अकेला रहे, इधर 2-3 को टूट जाए तो अपघटन होगा। लेकिन यह कौन अपघटन हुआ, करंट की अपेक्षा में, तो वैद्युत अपघटन, सीधी सी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखिए जल का अपघटन, सिंपल बात है सर, जल को क्या कर रहे हैं, करंट दे रहे हैं, तो जल में H2 अलग हो जा रहा है, O2 अलग हो जा रहा है। H2 जो होता है कैथोड पर और O2 एनोड पर होता है। कैथोड माने होता है निगेटिव, और इसको थोड़ा ध्यान से, और एनोड माने होता है पॉजिटिव। तो देखिएगा ध्यान से जाएगा पॉइंट कि हाइड्रोजन तो पॉजिटिव होता है ना, समझिए, इस पॉइंट को समझते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट से। देखिए H2 जो होता है, H2 ये आपका प्लस होता है, ये क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस किसके पास जाएगा, माइनस के पास, तो कैथोड माइनस होता है, तो ये कैथोड के पास जाता है। ऑक्सीजन क्या होता है, माइनस होता है, तो ये किसके पास जाएगा, एनोड माने प्लस के पास जाएगा, ठीक है ना। जब इसको ऐसे करके लेते हैं ना, ऐसे करके, तो ये आपका एक कैथोड लेते हैं, एक एनोड लेते हैं, इसमें पानी डाल देते हैं H2O। तो जब इसमें करंट देते हैं तो H2 आपका जाता है किस पर जाएगा, H2 आपका चला जाता है कैथोड पर, और O2 आपका चला जाता है एनोड पर, ठीक है ना। इस तरह से ये होता है, तो आप ध्यान रख लीजिएगा। फिर इधर एल्युमिनियम ऑक्साइड का करते हैं, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया की। देखिए एकल माने एक, विस्थापन माने, विस्थापन का मतलब वह हटा देना, किसी को जो कमज़ोर है, मजबूत आदमी, उसको हटा दिया, तो ये हो गया एकल विस्थापन। एक आदमी हटाएगा तो एकल विस्थापन। वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी भी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Fe लोहा है, ठीक है ना। CuSO4 में जब लोहा को, जैसे यहाँ देखिए कि ये आपका है, एक हमने ले लिया है, इसमें क्या डाल दिया है, CuSO4 डाल दिया, इधर समझते हैं, ये डाल दिया है, इसमें CuSO4 ले लिया और इसमें कांटी गिरा दिया, तो CuSO4 कांटी दोनों साथ मिल जाएगा। देखिए लोहा और CuSO4 दोनों साथ मिल जाएगा। देखिए लोहा जो होता है ना, वो कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। लोहा क्या होता है, कॉपर से
ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो लोहा कहता है कि SO4 के साथ हम रहेंगे, तुम Cu भाई हट जाओ। तो हट जाएगा तो क्या बन जाता है FeSO4 और Cu देखो इधर अलग हो गया। तो Cu को क्या किया, CuSO4 में से विस्थापित कर दिया। कौन किया, Fe किया। Fe अकेले ना, तो हो गया ये विस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है ना कि लोहा का जो कांटे है ना, इस पर भूरा रंग का परत, लोहा कांटे पर क्या होता है, भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं द्विविस्थापन। क्या बात करते हैं, द्विविस्थापन की वैसी अभिक्रिया। देखिए इसमें द्वि का मतलब क्या है कि 2 बार होगा। द्वि का मतलब क्या है, 2 बार होगा। तो इसमें जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मान लेते हैं XY को यौगिक है, AB यौगिक है, तो X हो गया प्लस, Y हो गया माइनस, है ना। X क्या हो गया प्लस और Y माइनस, इसमें भी A प्लस B माइनस। तो X प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस, यानी कि A जाएगा B के पास, ठीक है ना। और सॉरी X जाएगा आपका किसके पास, B के साथ। फिर Y आपका माइनस, तो A साथ चला जाएगा। देखिए XB और AY, है ना, इस तरह से बन जाएगा। तो 2 बार हुआ, एक बार X चला गया B के पास तो एक बार आयन हुआ, फिर Y चला गया A के पास तो 2 बार आयन हुआ। तो 2 बार आयनों का आदान प्रदान हो तो द्विविस्थापन, ठीक है ना। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपका इस तरह से कुछ है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन डालने पर AgCl का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। देखिए ये आपका नमक है, ये आपका सिल्वर नाइट्रेट है। तो होता क्या, जैसे मान लीजिए हम समझते हैं इसको, ये आपका एक ले लिए, इसमें ले लिए हम नमक का घोल ले लिए, ठीक है ना। और इधर ले लेते हैं आपका हम इसमें AgNO3 का घोल ले लिए। तो दोनों जब मिला देते हैं ना एक साथ तो क्या बनता है, जब मिल गया तो अभिक्रिया करेगा। तो बनता क्या क्या जानते हैं, बनता है आपका AgCl बनता है। यानी कि ये देखिए, ये जो Ag है इसको पूरा समझिए बढ़िया तरीके से कि Ag है, ये AgCl के साथ अभिक्रिया कर लेगा, क्योंकि Ag प्लस होता है, Cl माइनस होता है, ठीक है ना। और फिर बच कौन गया, Na, तो Na प्लस होता है, NO3 माइनस होता है, तो Na-NO3 अपना जोड़ी बंधन बना लेता है। तो AgCl जो है ये आपका इसका अवक्षेप बनता है। कैसा अवक्षेप, उजला अवक्षेप। ये सवाल पूछता है एग्जाम में कि AgCl का कैसा अवक्षेप बनता है, तो उजला बनता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और NO3 बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। उसी तरह बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड को भी समझ लेते हैं। इसमें देखिए Ba प्लस है और SO4 माइनस है, तो Ba चला जाता है SO4 के साथ। देखिए BaSO4 ये भी नीचे बैठ जाता है गदरी टाइप का, और आपका Na चला जाता है Cl के साथ, देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए उसी तरह आपका है यहाँ है फेरस सल्फाइड, FeSO4, तो Fe प्लस है, SO4 पास चला जाता है और H2S के पास चला जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारा है, हमने एग्जांपल बहुत सारा लिया। एक और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपका है लेड नाइट्रेट। ये एग्जांपल बहुत बार पूछा है, इसको गौर कीजिएगा। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, आई मतलब आयोडाइड, के मतलब पोटेशियम। तो Pb प्लस है, ये चला जाता है आई के पास, तो PbI2 बना लेता है, और इसका पीला अवक्षेप, ये ध्यान रखिए कैसा बनता है, पीला अवक्षेप बनता है, और NO3 के पास पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं। अब अवक्षेपण अभिक्रिया, सीधी सी बात है, आपको बताएं हम कि अवक्षेपण का मतलब क्या होता है। अवक्षेप का मतलब ठोस होता है, यानी कि जम जाना नीचे कुछ। तो वैसे अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल माने उत्पाद, तुरंत बोले थे, ठोस के रूप में बनता है, उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर अभी आपको यही समझा देते हैं। अभी तुरंत अभिक्रिया कराए थे NaCl और HNO3 का, तो ये AgCl का अभिक्रिया किया था और नीचे जम गया था। तो नीचे जम गया ना, यानी अवक्षेप बन गया। तो अवक्षेप बना, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया का, तो सीधी सी बात है, ठीक है ना, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए उदासीनीकरण, देखिए उदासीनीकरण इसके नाम में है उदासीन। उदासीन माने समझते हैं कोई काम का नहीं, उदासीन माने कोई काम का, एकदम निठल्ला, खाली खाते पीता रहता है, कुछ काम ही नहीं करता है। उसको तुम मार पीट लो, कितनों कह दो, सुनबे नहीं करेगा, तो उसको उदासीन व्यक्ति बोलते हैं ना। मतलब उसको दुख है तो दुखों में वैसने है, सुख है तो सुखों में वैसने है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको उदासीन बोलते हैं। तो देखो वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार, भस्म माने क्षार, हालांकि दूसरे चैप्टर में भी पढ़ोगे, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl आपका अम्ल हो गया, NaOH आपका क्षार हो गया। तो अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं ना तो लवण बनता है और जल बनता है। कंडीशन ध्यान रखना है, अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाएगा ना, तो अम्ल भी इसमें अपना गुण नष्ट कर देता है और क्षार भी अपना गुण नष्ट कर देता है। नष्ट करके क्या बना लेता है, लवण बना लेता है। समझ गए ना। तो मतलब अम्ल भी नष्ट हो गया, क्षार भी नष्ट हो गया, मतलब उदासीन ना हो गया, दोनों नष्ट हो गया, उदासीन हो गया। तो ये हो गया उदासीनीकरण। जैसे कि आप जब भोज में ज़्यादा खा लेते हैं तो आपको एसिडिटी बढ़ जाता है। तो एसिडिटी बढ़ जाता है मतलब एसिड यानी अम्ल आपके पेट में ज़्यादा बढ़ गया, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, इनो यानी कि क्षार के रूप में। तो
इनो जब क्षार लेते हैं ना, तो जैसे क्षार पी लेते हैं तो पेट में जो अम्ल था वो अपना गुण नष्ट कर देता है और क्षार जो पिए वो नष्ट कर देता है, यानी कि हमारा पेट उदासीन हो जाता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इधर बहुत सारा एग्जाम्पल ये देख लीजिएगा। अब बात करते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, नाम में है प्रकाश, माने जो रोज प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। से वैसे अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस है ना और आपका क्लोरीन गैस है, जब इनको अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, HCl बनता है। ऐसे नहीं बनता है, जब इसको प्रकाश देते हैं ना तब बनता है, समझ रहे हैं ना। चलिए वही हम यहाँ पर लिखे हैं तो देख सकते हैं आप। ठीक है ना। और जो पौधा है, आपको पता है कि सूर्य का जो पौधा भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधा भोजन बनाता है ना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो कैसे बनाता है, कैसे बनाता है, सूर्य की रोशनी लेता है, बिना सूर्य की रोशनी लिए पौधा भोजन बना ही नहीं पाएगा। तो अभिक्रिया हुआ ना, देखिए यहाँ पर CO2 लिया, H2O लिया और सूर्य का प्रकाश, तो प्रकाश लिया और प्रकाश नहीं लेता तो ये ग्लूकोज पौधा का भोजन नहीं बनता, समझ रहे हैं ना। तो प्रकाश की उपस्थिति जरूरी है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, खत्म ही होने वाला फटाक से अब, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखिए रेडॉक्स का मतलब होता है उपचय अपचय अभिक्रिया। क्या होता है, उपचय उपचय अपचय अभिक्रिया, मतलब कि जिसमें उपचयन भी हो और अपचयन भी हो उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। लिख दिए हैं, ऑक्सीकरण एवं अपकरण अभिक्रिया के एक साथ होने की प्रक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब बोलो सर आपने तो उपचयन और अपचयन बोला, लेकिन लिखे आप कुछ और हैं। देखो बच्चों, ऑक्सीकरण को ही क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं, ये बात आप ध्यान में रख लो। ठीक है ना। और अवकरण को ही अपचयन कहते हैं। ठीक है ना। उपचयन अपचयन का बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हमने बताए हुए हैं। ठीक है ना। तो अब देखो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन जुटना या हाइड्रोजन कमना ऑक्सीकरण कहलाता है या उपचयन कहलाता है। अब अपकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का घटना या हाइड्रोजन का जुटना अवकरण कहलाता है या अपचयन कहलाता है। तो दोनों अगर साथ साथ हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है ना। चलिए इसका कुछ नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ देख लीजिए, अच्छा ऑक्सीकरण देखिए लिख ही दिए हम। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए C+O2, C+O2 है तो C के साथ इधर O2 जुड़ा नहीं था, खाली जुड़िए रहा था, पूरा सटा नहीं है ना, लेकिन इधर देखिए तो एकदम पूरा चिपक गया है। तो C का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण माने ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट बात, सब दहन के बारे में, क्या है, दहन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, दहन के बारे में। ठीक है ना। दहन के बारे में पढ़ लेते हैं। दहन क्या है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के सापेक्ष जलकर उष्मा और प्रकाश देता है तो उसे क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। जैसे कि कार्बन को जब जलाएंगे ना तो CO2 देगा, उष्मा भी देगा, साथ में प्रकाश भी देगा, तो ये आपका क्या हो गया, दहन हो गया। ये आपका क्या हो गया, दहन हो गया। ठीक है ना। दहन दो प्रकार के होते हैं, दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ और दहनशील या अज्वलनशील पदार्थ। ठीक है ना। फटाक से इनको देख लेते हैं। अब ज्वाला किसे कहते हैं, देखो ज्वाला क्या है ना, मोमबत्ती जलता है तो उसका ज्वाला होता है, कागज जलता है तो उसका ज्वाला होता है। जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो उसमें एक लौ उत्पन्न होता है, इसे ज्वाला कहते हैं। माने जो लौ निकलता है ना उसे ही ज्वाला कहते हैं। ज्वाला दो प्रकार का होता है, प्रकाशहीन, प्रकाशमान। मोमबत्ती के जलने से लौ उत्पन्न होता है, कागज को जलाते हैं उससे भी लौ निकलता है। ठीक है ना। LPG का फुल फॉर्म क्या है, देखिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG में क्या क्या होता है, ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है और एथेन होता है। LPG में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ब्यूटेन, सबसे ज़्यादा क्या होता है, ब्यूटेन होता है। और देख लेते हैं, और भी देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर से। LPG गैस गंधहीन, माने LPG का गंध नहीं होता है। जो घर में जो सिलेंडर है ना आपका वो LPG, उसमें कोई गंध नहीं होता, लेकिन गंध उसमें आता है, उसमें जो कुछ मिलाया जाता है। वो क्या आपका है, वो क्या आपका है, एथिल मरकैप्टन। क्या है, एथिल मरकैप्टन उसमें मिलाया जाता है ताकि गैस लीक हो तो पता चले, क्योंकि जो आपका LPG है काफ़ी खतरनाक गैस है। मान चलो उसका उसमें गंध कोई होता नहीं है, अगर गैस लीक हो रहा तो कैसे पता चलेगा, इसलिए हम एथिल मरकैप्टन मिलाते हैं उसमें ताकि गैस निकले तो वो हमको पता चले। गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन होता है। LPG का मुख्य अवयव क्या है, ब्यूटेन, मतलब ब्यूटेन ज़्यादा मात्रा में होता है। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, C4H10 होता है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए LPG मेथिल मरकैप्टन गंध युक्त गैस भरी जाती है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो है पूरा ये चैप्टर हमने वन शॉट आपका करा दिया। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको जो है बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट में आप लोग जो है बढ़िया कुछ ज़रूर लिखें हमारे लिए, जिससे हम आपको जो है नेक्स्ट क्लास के लिए हम जो है मोटिवेट रहेंगे, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास बहुत बढ़िया से देंगे। ठीक है ना।